गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? यहाँ हो इसका मतलब तुम्हारा कोई प्लान नहीं है आज का, कि प्लान खराब हो गया आज का? चलो आ गए हो तो पढ़ लेते हैं। अगेन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं एडवांस अकाउंट का सिलेबस। कुछ बच्चे जो अकाउंट में थे उनके सामने डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो एक जो बैच है अभी एक कंबाइंड बैच है, आईपीसीसी के लिए भी प्लस इंटर के लिए भी। तो जो कॉमन टॉपिक हैं वो साथ में पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक अलग से बैच सेपरेट हो जाएंगे बाद में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम। दो पोर्शन पे पढ़ेंगे, मैंने ग्रुप 1 में बताया था ये कि प्रैक्टिकल और एएस का जो पोर्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया क्या है एएस का आईपीसी ग्रुप 2 में। तो आईपीसीसी ग्रुप 2 की अगर बात करें हम, तो एएस 28 मार्क्स तक के आ जाते हैं, 24 से लेके 28 मार्क्स, ठीक है, ग्रुप 2 में। इंटर के ग्रुप 1 में एएस ज़्यादा है, जबकि आईपीसी के ग्रुप 2 में। और अगर कोई इंटर का बंदा है तो इंटर के ग्रुप 2 में एएस 20 नंबर के अप्रॉक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20 से 25 जा सकता है, ठीक है, 20 to 25 इस रेंज में एएस पूछे जाएंगे। और आईपीसी के बच्चे के लिए 24 से 28। 24 में क्या होगा? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन रहेगा जो कंपलसरी रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दो क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे आपसे? एएस पूछे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे होगा पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है इस केस में? कितने क्वेश्चन आते हैं इंटर में? देखा पेपर 6 क्वेश्चन आते हैं। तो छठा क्वेश्चन किस चीज़ का होगा? देखो पहला क्वेश्चन होगा जिसमें केवल एएस होगा, और छठे क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन किसके हो सकते हैं? एएस के हो सकते हैं। तो हमें अकाउंट में दो पोर्शन आ रहे हैं एडवांस में, एएस पढ़ना है, दूसरा प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। तो एएस कब पढ़ेंगे? तो नॉर्मली हम एएस एग्जाम के मतलब पहले हम प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस कर लेंगे और फिर हम एएस पे जाएंगे, क्योंकि एएस थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्लस कुछ क्या होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो तुम्हें याद रहे ठीक से हम लिख पाएँ, इसके लिए थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को पहले पढ़ लेंगे और थ्योरी वाला पोर्शन बाद में रखेंगे ना। एग्जाम के टाइम फ्रेश पढ़ के जाना है, ऐसे छापना भूल जाना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। तो ये सिलेबस है ओवरऑल। हम शुरू कर लेते हैं पढ़ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। अब एक छोटे से टॉपिक से शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। ईसॉप नाम का एक टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। यहाँ से डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। एक मिनट ना, देखिए ईसॉप का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है कहीं पे ईसॉप कभी? ईसॉप का मतलब क्या होता है? एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को
या अपने डायरेक्टर को या ऑफिसर्स को क्या करती है, शेयर्स देती है। ठीक है, एक कंपनी क्या करती है, अपने ही डायरेक्टर या ऑफिसर्स को शेयर्स एलोकेट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक कंपनी के द्वारा अपने ही शेयर होल्डर, अपने ही एम्प्लॉई या ऑफिसर्स को शेयर एलोकेट करना। तो क्या एग्जैक्टली ईसॉप होता है, और उससे बड़ी बात है कि क्यों ईसॉप होता है ना। तो इस बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि बाय ईसॉप, और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है ईसॉप। अब ईसॉप में हम क्या कर रहे हैं कि एक कंपनी है, वो शेयर होल्डर को वो अपने एम्प्लॉय को क्या करती है, शेयर्स देती है। और सपोज करें कि शेयर की मार्केट वैल्यू, अगर फेयर मार्केट वैल्यू सपोज करें 80 है, तो हो सकता है वो उनको कितने रुपए में शेयर इशू कर दें, 50 रुपए में शेयर इशू कर दें, ऐसा हो सकता है। यानी मार्केट वैल्यू 80 रुपए है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करेंगे और कितने पे, मार्केट वैल्यू से कम पर, है ना। ये ईसॉप प्राइस है, हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। सारे टर्म्स हम अभी डिस्कस करेंगे। यानी कितना सस्ता शेयर इशू कर दिया, एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना हुआ, बेनिफिट टू एम्प्लॉय, बोले कितने रुपए का बेनिफिट हो गया, 30 रुपए का बेनिफिट हो गया। क्यों कंपनी ऐसा करेगी कि एम्प्लॉय को 30 रुपए का बेनिफिट हो, देखिए क्या पर्पज है इस चीज का। मतलब इससे अच्छा तो वो क्या करती, पब्लिक को शेयर इशू करती है, 80 रुपए मिलते हैं। तो एम्प्लॉय को क्यों शेयर इशू करे 50 रुपए में, जब वो पब्लिक को इशू करके 80 रुपए ले सकते हैं। तो देखना ईसॉप का लॉजिक क्या होता है, यह हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखें, आप ऐसे समझे कि आप सीए फाइनल में होते और जल्दी से क्या बन जाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, है ना, तो जल्दी से बन जाओगे। इसका पता कर लेना कहाँ से, मुझसे ज़्यादा तो इसी की आवाज़ आ रही है, बंद कर देना। ये हुआ क्या, सही नहीं हुआ, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी काफी खराब है। ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आएगी तुम्हें, आखिरी 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 वाला नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो रहने दो। कल उसमें परमानेंट मार्कर से लिख देंगे कि ये पंखा बंद है। देखें, अलग ही एटीट्यूड है पेन का अपना। देखें, आप चार्टर्ड बन जाते हैं। अब दो कंपनी हैं जो आपको जॉब ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, एक एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी जिसका नाम है बाय लिमिटेड। एक्स लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपका इंटरेस्ट है कि आपको कौन सी कंपनी मिल जाए, एक्स लिमिटेड मिल जाए। और एक्स लिमिटेड कंपनी जो है उसका पैकेज 1 साल का 12 लाख रुपए है, 1 साल का उसका पैकेज। ओके, तो आपका पूरा इंटरेस्ट है, आपने रेज्यूम लगा दिया, नए कपड़े खरीद लिए और आप कहाँ इंटरव्यू देके आए, एक्स लिमिटेड में आप इंटरव्यू देके आए। आपका मन है कि एक्स लिमिटेड अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है ना। लोगों के सीए बनते समय प्रेफरेंस होते हैं कि उन्हें कहाँ जॉब करना है। आज की प्रॉब्लम है, कल से ऊपर क्लास लगा दूंगा, ये अभी नए नए है ना तो इनको अभी आइडिया नहीं। तो देखें, तो 12 लाख का पैकेज है। पैकेज में जब पहली तनख्वाह आएगी तो पहले तो फैन लगवाएंगे। देखें, अब आपको इस कंपनी में, सपोज करें आपको इस कंपनी में जॉब नहीं मिलती, ठीक है, तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा, आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, दूसरी कंपनी जो आपको अवेलेबल है। लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसका पैकेज हो सकता है कम हो सकता है कि उसका पैकेज कितना हो, 9 लाख रुपए का, इसलिए आपके प्रेफरेंस में नहीं थी। या कई कारण हो सकते हैं आपका किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने का, है ना। कई बार हमारा इंटरेस्ट होता है कि यार हम तो आईटीसी में ही जॉब करेंगे, या तो हमें तो इन्फोसिस में ही करना है ना, मजा आता है हमें इन्फोसिस में हमें जॉब करना है, या उनका वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा होता है, या छुट्टी जल्दी मिल जाती है, 5:30 के बाद बैठना नहीं पड़ता। कई कारण हो सकते हैं आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें। अब आपका प्रेफरेंस ए है, ए इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी में से एक है, तो सारे फैन बंद कर दो यार, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बहुत बढ़िया, खिड़कियां खुली हैं, महसूस करें हवा आएगी।
कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब गाने भी सुनाई देंगे पीछे से, ऐसा लगेगा नर्मदा के घाट पे पढ़ाई चल रही है। इनका पैकेज 9 लाख है, ठीक है। अब आपको एक्स लिमिटेड नहीं मिली, इसलिए आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी? बाय लिमिटेड ज्वाइन करी। अब बाय लिमिटेड अच्छे से जानता है, छोटी कंपनियां अच्छे से जानती हैं कि आपका प्रेफरेंस ये नहीं था, कुछ नहीं हो पाया, इसलिए आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। और वो ये भी जानता है कि जब भी आपको यहां से कॉल लेटर आ जाएगा या फोन आ जाएगा, आप इस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। सही है, ऐसा होता भी है। आप 3-4 महीने काम करते हैं, काम सीखा, जब तक कॉल आ गया बड़ी कंपनी से, अपन ने रिजाइन डाला और निकल गए। ऐसा ऑर्डिनरी बात है। कहीं बैंक ज्वाइन करते हैं, 4 से 6 महीने काम किया, बड़ी कंपनी कभी भी ना बॉन्ड साइन नहीं कराते। बॉन्ड साइन कराने का काम किसका होता है? छोटी कंपनी का। इन्फोसिस बॉन्ड साइन नहीं कराते, वो जानते हैं कि तुम ऐसे इजीली नहीं छोड़ोगे, है ना। आईटीसी बॉन्ड साइन नहीं कराएगी, उन्हें पता है कि तुम नहीं छोड़ोगे ना। बड़ी कंपनी नॉर्मली बॉन्ड साइन नहीं कराती, प्लेसमेंट पे आपको पता चले ये सब। तो अब क्या हो रहा है, बाय लिमिटेड जानते हैं कि जो मिस्टर ए है उसको एक्स को ज्वाइन करना था, नहीं किया उसने, अब किसको ज्वाइन कर रहा है? बाय लिमिटेड को। बाय लिमिटेड जानते हैं कि वो जैसे ही अदर जगह से कॉल आएगा वो इस कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। बाय लिमिटेड ये भी चाहती कि ठीक है, अगर तुम्हें वहां 12 लाख मिल रहे तो मैं भी तुम्हें 12 लाख रुपए दे दूंगी, लेकिन क्या तब भी वो इंसान रुकेगा? मैं बोल रहा हूं वर्क प्रोफाइल कई बार अट्रैक्ट करती है आपको। आपको अगर एक्स लिमिटेड का वर्क प्रोफाइल, कल्चर और उसका प्रेस्टीज जो है, जो नाम, अब तुम सपोज करो यहाँ इंदौर में कोई कंपनी में तुम्हें 12 लाख मिल जाए और इन्फोसिस का नाम जुड़ा हो, तो ऐसा होता है ना, रिलेटिव्स को बता देता मैं कि कहाँ काम करते हो? इन्फोसिस में काम करते। तुम क्या काम करते हो ठीक है, लेकिन कहाँ काम करते हो? इन्फोसिस। तो एक प्रेस्टीज होती है अपने अपनी कंपनी की। तो तब भी मिस्टर ए का प्रेफरेंस किस तरफ रहेगा? एक्स लिमिटेड की तरफ रहेगा बजाय बाय के, अगर ये 12 लाख दे भी दे। अब हुआ क्या, एक्स ए नाम का पर्सन एक्स में गया, नहीं हुआ उसका, उसने क्या किया? बाय लिमिटेड को ज्वाइन किया। अगर बाय लिमिटेड शुरुआत से 12 लाख रुपए रख दे तो क्या करेगी? हर महीने कितने कितने रुपए का पे करेगी? 1-1 लाख रुपए का पे करेगी। और वो इंसान 3-4 महीने काम करने के बाद रिजाइन करके चला जाएगा। सही है, क्योंकि उसका प्रेफरेंस कहीं और था। तो इनने पूरी ताकत लगा दी, 12 लाख रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन उस व्यक्ति को ये रोक नहीं पाए। और छोटी कंपनियों के साथ ऐसा होता है, लोग जब तक कहीं और जॉब ना लगे ना तो छोटी कंपनी ज्वाइन करते हैं। अब इस केस में बाय लिमिटेड क्या कर सकती है? तो एक ऑप्शन आता है ईसॉप का। ईसॉप कैसे हेल्प करता है? तो बाय लिमिटेड क्या करती है, शुरुआत में पैकेज रखती है 9 लाख रुपए का, ठीक है। या सपोज करो 10 लाख का उसने पैकेज रखा, और प्लस उसने क्या किया, जो एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उसको एक ऑप्शन दिया कि अगर तुम मेरे यहां 1 साल रुक के काम कर लोगे, कितना काम कर लोगे? 1 साल अगर रुक के तुम मेरे यहां काम कर लोगे तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ शेयर दूंगा। ऐसे शेयर जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपए होगी, मैं वो शेयर तुम्हें कितने रुपए में दे दूंगा? 50 रुपए में दे दूंगा। एक शेयर पे तुम्हें कितने रुपए बच जाएंगे? 30 रुपए बच जाएंगे। ऐसे में तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे दूंगा? 10,000। अगर मैं 10,000 शेयर ऐसे दे दूं तो बताओ तुम्हें कितने रुपए के शेयर फ्री में मिल जाएंगे? बोलो। 3 लाख रुपए के शेयर फ्री में मिल जाएंगे। तो उसने क्या बोला कि आपको मैं जो पैकेज दे रहा हूं वो 12 लाख का नहीं दे रहा। अगर मैं 12 लाख का पैकेज दूंगा तो मैं शुरुआत में तुम्हें 1 लाख दूंगा, लेकिन तब भी तुम मेरे पास रुकोगे नहीं। तो मैं क्या, तुम ट्रेनिंग करवाने के 4 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं मैं। तो उसने क्या किया, जो पैकेज उसको 1 लाख देना था उसने इसको मॉडिफाई करा, चेंज करा। उसने बोला हम तुम्हें 1 लाख नहीं देंगे, शुरुआत में हम तुम्हें इतना पैसा नहीं देंगे, आपका पैकेज 10 लाख पर एनम का है, लेकिन अगर आप 1 साल तक रुक जाते हैं तो फिर हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप 1 साल रुकोगे तो हम आपको 10,000 शेयर देंगे, ठीक है। और एक शेयर जब मार्केट में 80 का बिकेगा हम आपको कितने रुपए में दे देंगे? 50 रुपए में दे देंगे। मतलब आपको कितने रुपए का फायदा होगा? 30 रुपए का फायदा हो जाएगा। और सपोज करो एम्प्लॉय 1 साल रुक जाता है, क्यों रुकेगा मैं समझाता हूं, लेकिन सपोज करो रुक जाता है तो उसका पैकेज बाय लिमिटेड से कितने का बन जाएगा? तो उसकी सैलरी कितने की बन गई? 10 लाख रुपए की सैलरी बन गई। और उसको अदरवाइज कितने का फायदा हो गया? ईसॉप में उसको शेयर मिले, 10,000 शेयर मिले, और 10,000 शेयर उसको मिला कितने रुपए में है?
80 रुपए में, और शेयर सॉरी उसको मिला कितने में है 50 में, और शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है 80 का। वो कंपनी में 50 रुपए जमा करेगा, 10,000 शेयर लेगा, उनको 80 में बेच देगा, उसको शेयर पे कितने का फायदा हो जाएगा 3 लाख का। उसको यहाँ का पैकेज कितना पड़ेगा 13 लाख, यहाँ का पैकेज कितना पड़ रहा है 12 लाख। समझ रहे हैं आप? अब क्या ऐसा रखने से एम्प्लॉय रुकने की संभावना बढ़ जाएगी? तो देखना क्या होगा, जब आप 10 लाख का पैकेज रखोगे तो पर मंथ कितना आ रहा है निकालना। ओके तो 83.33 थाउजेंड है ना। तो जो तनख्वाह आपको हर महीने 1 लाख देनी थी, आपने कितने रुपए की तनख्वाह दी 83,000। अगर ये इंसान 4 महीने बाद छोड़ के चला भी गया तो आपके थोड़े पैसे तो सेव हो गए। कितने लगने वाले थे 1 लाख, और 4 महीने काम करके तब भी निकल सकता था। आपने उसकी तनख्वाह कम कर दी और उसका इंसेंटिव अदरवाइज क्या कर दिया बढ़ा दिया। ये लोग 12 लाख दे रहे हैं, आप 13 लाख दे रहे हैं, लेकिन आपने तरीका क्या कर दिया बदल दिया। अब तरीका बदलने से क्या होगा, अगर ये इंसान 2 महीने काम करके चला गया तो उतने रुपए का खर्चा हमारे ऊपर नहीं आएगा जितना 12 लाख का 1 लाख रुपए का पैकेज रखने पर आ सकता था। तो अगर ये बंदा इनिशियल स्टेज में निकल जाता है तो हमारा पर मंथ का खर्चा 83,000 रुपए पे रुक जाएगा। और अगर ये इंसान सपोज करें ये 4 महीने काम कर ले, 5 महीने काम कर ले, ठीक है, या ऐसे समझो कि इसने काम किया, इसको 8 महीने हो गए काम करते करते। अब कितने महीने बचे 4 महीने और 8वें महीने पे इसके पास ऑफर आया उसी कंपनी से जिसकी हम बात कर रहे थे एक्स लिमिटेड की, कि तुम चाहो तो आज से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। आप एक कंपनी में 8 महीने से काम कर रहे हो और अब आपको ऑफर आया दूसरी कंपनी का कि आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब आप डिसीजन किस बेस पर लेंगे बताएं। आप 8 महीने काम कर चुके हैं और कितने महीने बचे हैं 4 महीने। अब आप किस एंगल से डिसीजन लेंगे देखना। 4 महीने आप काम करोगे तो 83,000 की तनख्वाह तो आपको मिलनी है, और 4 महीने और अगर रुक जाते हो आप कैसे भी तो आपको ईसॉप मिल जाएंगे कितने रुपए के 3 लाख। तो कंपेयर करो यहां पे जाके 4 महीने जॉब करने का और यहां पे रुक के 4 महीने जॉब करने का। अगर थोड़ा मोड़ा अमाउंट का वेरिएशन होगा तब भी आप ऊपर चले जाएंगे, अगर ह्यूज डिफरेंस होगा तो आप फिर नहीं जाएंगे। बताएं यहाँ 4 महीने में कितना पैसा मिलने वाला है। 10 लाख रुपए थे 12 महीने के, तो 4 महीने के कितना तनख्वाह मिलेगी 3,30,300, ठीक है। और अगर आप 4 महीने रुक जाते तो आपको ईसॉप कितने का मिल जाएगा 3 लाख, मतलब आपको कितना मिल जाएगा 6,33,000 रुपए यहां से आप 4 महीने में अर्न कर लेंगे। अगर आप छोड़ के चले गए तो आपको ऊपर कितना पैसा मिलेगा 4 लाख। क्या 4 महीने रुकने पर जो 2,33,000 रुपए मिल रहा है वो कंसिडरेबल अमाउंट है या नहीं? आप रुकना चाहोगे या छोड़ के जाओगे? सपोज करो 4 महीने ना बचे हो, 2 ही महीने बचे हो, तो आप क्या करोगे, रुकना चाहोगे या छोड़ के जाओगे? रुकेंगे, क्योंकि लगेगा कि यार बस 2 महीने काम करना 3 लाख रुपए का वो अमाउंट मिल जाएगा फिर छोड़ देंगे। ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप क्यों आया था? ग्रेचुटी क्या होता है, अगर आप 5 साल काम कर लें तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। अब कोई इंसान 4 साल काम कर ले और उसको दूसरे जॉब ऑफर आता है तो फिर वो सैलरी के अलावा किस चीज़ को कंपेयर करता है, यार 1 साल और रुक जाऊंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, ग्रेचुटी मिल जाएगी। तो वो अमाउंट को कंपेयर करता है यार अगर रुक जाऊंगा तो कितना पैसा मिलेगा। अब अगर ये इंसान रुक जाएगा तो इसको 3 लाख का लमसम अमाउंट मिल रहा है ईसॉप का, और जो तनख्वाह मिल रही है वो भी मिलेगी। तनख्वाह रिलेटिवली कम है लेकिन जो ईसॉप का अमाउंट मिलने वाला है वो क्या करेगा, सेकंड ऑप्शन को बेटर बना देगा। तो आपके पास अब अच्छी जगह से ऑफर आएगा, आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपके मन में ना लालच आ गई कि अगर मैं 4 महीने रुक जाऊंगा तो 3 लाख रुपए के मुझे क्या मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे। आप इस चक्कर में रुकोगे, प्रैक्टिकल बात है, लोग रुकते हैं, आप रुकोगे, आप 4 महीने कंप्लीट करोगे,
क्या चौथे महीने पे फिर से दूसरी कंपनी का ऑफर ओपन रहेगा आपके लिए? सोच के बताओ, क्या 4 महीने ओपन रहेगा, वहां वैकेंसी है तुम्हारे लिए, तुम ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो ढूंढ रहे थे, उनकी खोज तुम्ही पे खत्म हुई है क्या? क्या क्या रहेगा ऑफर ओपन? नहीं। अब क्या होगा, जब आप यहाँ 1 साल कंप्लीट करोगे तब आपका ऑफर खत्म हो चुका होगा। अब आप क्या करोगे, और काम करते रहोगे कि जब भी ऑफर आएगा मैं चला जाऊंगा। सही है, तब तक भी तुम्हें एक और ईसॉप का ऑप्शन दे देंगे। ये ऐसा है कि वो पनीर लटकाए हुए हैं और तुम बस उसको देखते देखते कि बस ये वाली पनीर ले लो तो मैं निकल जाऊंगा। और वो टाइमिंग ऐसा मैच होता है, या नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मैच होता है कि तुम यहाँ फिर 6-7 महीने काम करोगे, जब तक तुम्हें कहीं अच्छा ऑफर दिखा तो फिर तुम्हें लगा कि यार 1 साल रुक जाता तो फिर से ईसॉप का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ दोनों का पर्पज कैसे सॉल्व हो रहा है? कंपनी का पर्पज ऐसे सॉल्व हो रहा है कि अगर तुम इनिशियली छोड़ दोगे तो उनके ऊपर पर मंथ का खर्चा उतना हैवी नहीं पड़ेगा। अगर तुम पहले महीने छोड़ दोगे 83,000 लेके जाओगे, 1 लाख नहीं, 13,000 17,000 तो बच रहे हैं, कुछ तो बच रहा है। और जब कंपनी को पता ही है कि तुम छोड़ोगे तो वो शुरुआत से क्यों पैकेज बढ़ा रखे, वो 4 महीने तुम्हें 1-1 लाख रुपए दे इस काम के कि तुम हमारे यहाँ सीख लो, जब सीख लोगे तो कहीं और चले जाना, नाक मत कटाना, अच्छा काम करना वहां जाके। ऐसे चले जाओगे तो क्या करोगे? तो आप समझ रहे हो उनका पर्पस, उनको साफ पता है कि यार हम प्रेफरेंस वाली कंपनी नहीं है। तो बस वो तुम्हें होल्ड करने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए एक ऐसा ऑप्शन देते हैं कि बस 1 साल रुक जाओ, शेयर मिल जाएंगे, है ना। तो 1 साल आप रुकते हो, जब तक वो दूसरा ऑप्शन आपको ईसॉप का देते हैं तो आप उस लालच में दूसरी बार रुकते हो। अगर आप 3 से 4 बार रुक गए तो एक उम्र के बाद, शादी आदि होने के बाद, इंसान रेसिस्टेंट टू चेंज हो जाता है, समझ? फिर वो चेंज करना नहीं चाहते। आप ऐसा सोचो 35 साल की उम्र में लोग जॉब चेंज कर रहे हैं। जॉब चेंज करने की एज क्या होती है? जब से लगे 26, 27, 28 से ज़्यादा से ज़्यादा 30, 31, 32 डायनामिक पर्सनालिटी होती है आपकी। ये काम में मजा नहीं आ रहा, छोड़ो चल दूसरा देख लेंगे, दूसरे मजा नहीं आ रहा तो तीसरा देख लेंगे। इसके बाद नॉर्मली जॉब में चेंज नहीं आता। लोग 20-20, 30-30 साल एक जगह काम करके रिटायर्ड होते हैं। क्या उनको ज़िंदगी में दोबारा दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता होगा? तो फिर वो वहीं क्यों है? क्योंकि चेंज करने का मन नहीं होता। आपकी सोशल लाइफ बन जाती है, ये सब कॉन्सेप्चुअल बात, आपकी सोशल लाइफ बन जाती है, आप लोगों से जानने लगते हैं, आपको वहाँ से रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, सब सेटल हो गया है, बन रहा है काम जो कर रहे हैं। अब आप 32 साल की उम्र में छोड़ के जाओगे, कहीं और काम नहीं बना, किसी ने आपसे गलत तरीके से बात कर दी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एक उम्र के बाद इज्जत से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं होता, तो जहाँ मिल रही वहीं रुक जाओ। अरे बात समझ में? तो ईसॉप दे के अगर तुमने 4 साल रोक लिया तो फिर मुश्किल है बंदा क्या करे, छोड़ के जाए। तो ये मेन कारण है ईसॉप का। दूसरा मेन कारण ईसॉप का क्या है? जब आप अपने एम्प्लॉय को शेयर दोगे तो वो कंपनी का क्या बनने लगेगा? मालिक बनेगा। आप एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर दोगे ईसॉप में, सारे एम्प्लॉय के पास इक्विटी शेयर्स हैं, तो सारे एम्प्लॉय क्या बन गए? कंपनी के मालिक। अब उनका कंपनी में 2 एंगल से इंटरेस्ट है, एक तो उनको तनख्वाहें मिलनी है और दूसरा क्या मिल रहा है उनको? बोले ईसॉप तो मिल गया, बांट दिया आपने, अब उनको कंपनी से तनख्वाहें मिलनी है और डिविडेंड, क्योंकि आपने उनको क्या दे दिए हैं? शेयर दे दिए। तो जब किसी को वहां से डिविडेंड मिलने लगेगा, यानी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तो उस कंपनी में ना ईमानदारी से काम करेगा। जैसे सपोज एक कोचिंग कंपनी है, तो हम जॉब के जैसा काम थोड़ी करेंगे, हम तो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे ना कि इसका इनकम बढ़ जाए, ताकि इनकम बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा मिलेगी। जो आप शेयर होल्डर बना दोगे एम्प्लॉय को, यानी सबका सैलरी के अलावा प्रॉफिट में भी क्या हो गया? हिस्सा है, तो वो इंसान ये चाहेगा कि प्रॉफिट क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो एक अलग तरीके की ओनरशिप वाली फीलिंग आती है और उससे क्या होता है? फायदा मिलता है ना। लोग छोड़ के नहीं जाते और ओनरशिप वाली फीलिंग है, तो बेसिकली वो अच्छे से काम करते हैं और ये भी देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी अच्छे से काम करें, ताकि अर्निंग क्या हो जाए? बढ़ जाए। अर्निंग बढ़ेगी तो डिविडेंड क्या हो जाए? बढ़ जाए। ओके, उससे डिस्टर्ब हो रहा है ना? ठीक है, अब हम इसे अकाउंटिंग में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको लॉजिक क्लियर है। कंपनी कस्टमर को, अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ईसॉप का ऑप्शन देती हैं, ताकि एम्प्लॉय
जल्दी से छोड़ के ना जाए, उसके मन में एक लालच बनी रहे। दूसरा, एम्प्लॉय को आप ओनर बना दोगे तो उसका कंपनी में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो चाहेगा कि अच्छा प्रॉफिट हो ताकि प्रॉफिट में से डिविडेंड में से कुछ हिस्सा उसको भी रिसीव हो जाए। तब देखना ईसॉप की अकाउंटिंग कैसे होगी। इसी एग्जांपल को हम अगर ले लें तो वाई लिमिटेड ने एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्च कर दिया। उसने हर महीने तनख्वाहें दी, ठीक है। अगर इस अमाउंट को हम चेंज कर लें, एग्जांपल को चेंज कर लें, सैलरी ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए की सैलरी है 1,20,000 या 12 लाख रुपए पर एनम, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यानी ऑप्शंस ग्रांटेड, उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो कितने शेयर खरीद सकते हैं, 10,000 इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है 80 रुपये, जबकि वो उसको कितने में एक्वायर कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्राइस रखा गया है 50। वो चाहें तो शेयर को 50 रुपये जमा करके ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी, ठीक है। देखें, एंट्री बताएंगे आप। यहाँ दो कंपनी की दो एक्सपेंस है, या ऐसे ही सोचें तो एम्प्लॉय का कितना फायदा है, एम्प्लॉय को क्या क्या मिल रहा है। एक तो उसको सैलरी मिल रही है कितने रुपए की, 12 लाख की, और ईसॉप शेयर्स मिल रहे हैं कितने रुपए के, 3 लाख रुपए के शेयर, है ना। उसको शेयर मिल रहे हैं 8 लाख के, जिसके लिए वो पे कितना कर रहा है, 5 लाख। कितनी सेविंग हो रही उसकी, 3 लाख। तो अगर एम्प्लॉय का फायदा इतना है तो कंपनी का नुकसान भी इतना ही है, सही है। तो हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या अकाउंटिंग करेगी, तो मैं 2 टुकड़े में बांट दे रहा है। पहले तो सैलरी की बात कर लो, जो सैलरी का एक्सपेंस है उसकी क्या अकाउंटिंग होगी। तो कंपनी क्या करेगी, सैलरी पे करेगी, पूरे साल की एक एंट्री कर लो, है ना, 12 एंट्री होंगी, सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक। बताएं क्या एंट्री होगी यहाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से एंट्री होगी, 12 लाख रुपए से एंट्री होगी, क्लियर है ये। और जो एक्सपेंस होगा सैलरी का, उसको हम कहाँ चार्ज कर देंगे, P&L में चार्ज कर देंगे। तो अगली एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने रुपए से, 12 लाख। अब इसके अलावा और क्या खर्चा हुआ कंपनी का, इक्विटी शेयर ईसॉप के रूप में दिए गए। क्या एक खर्च भी हम बुक करेंगे, क्या ये भी एक्सपेंस है कंपनी का। तो देखें कैसे बुक करेंगे हम इस एक्सपेंस को, इस बारे में आपको बताना है। तो कंपनी के लिए 12 लाख भी खर्च है और वो 3 लाख भी खर्च है। 12 लाख भी वो एम्प्लॉय की वजह से कर रहा है और 3 लाख भी वो एम्प्लॉय की वजह से कर रहा है। नोट मत करना, एंट्री को चेंज करना पड़ेगी। तो इसको भी हम सैलरी के रूप में बुक कर सकते थे, कितने रुपए की, 3 लाख। लेकिन यहाँ पर हमने बैंक नहीं पे करा, चेक नहीं दिया, कैश नहीं दी। यहाँ पर हमने क्या दिया बताएं, इक्विटी शेयर्स दिए, ठीक है। क्या दिया हमने, इक्विटी शेयर दिए। तो बैंक ना देके हमने क्या इशू करा यहाँ पे, इक्विटी शेयर। यानी जो 3 लाख रुपए यहाँ हमने चुकाए हैं वो हमने पैसे ना देके क्या दिया है, शेयर दिया, शेयर के थ्रू चुकाए हैं, क्लियर है। तो अब जो यहाँ खर्चा है 3 लाख का, ये भी कहाँ जाएगा,
P&L अकाउंट में जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, कितने रुपए की, 3 लाख। प्लीज़ नोट मत करना है ना, चेंज करना पड़ेंगे नाम, कॉन्सेप्ट सब सेम है, नाम चेंज करने पड़ेंगे। क्या ठीक लग रहा है? हमने 12 लाख नगद दिए और 3 लाख रुपए वाले शेयर दिए। एंट्री करेक्ट नहीं है, चेंज करेंगे अपन, बस मोटी मोटी बात कर रहे हैं। 12 लाख रुपए हमने आपको नगद दिए और 3 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर आपको दिए, तो ओवरऑल खर्चा मेरा कितना हो गया आपके ऊपर, 15 लाख। तो 12 लाख की सैलरी P&L में चली गई और 3 लाख यहाँ से P&L में चले गए। अब जो 3 लाख दिए वो किस फॉर्म में दिए, तो मैंने क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे। ओके, तो बस अकाउंटिंग सुधारे हम, जिसकी फेस वैल्यू कुछ ना कहा जाए तो कितनी होगी, 10 होगी। तो प्रोसेस ये होती है कि एक एम्प्लॉय को तब ESOP दिया जाता है जब वो 1 साल तक रुके। जब वो 1 साल रुक जाए तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं। उसको कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, वो एक एक शेयर पे 50 रुपए जमा कर देगा, तो हम उसको 80 वाला शेयर दे देंगे। एक एम्प्लॉय 1 साल से रुका है, बोला देखो हम रुक गए 1 साल, आपने बोला था 1 साल रुकना, कुछ मिलेगा, तो हमने कहा ठीक है अब आओ मिलेगा तुम्हें जो देना है। क्या देना है, हमें उसको शेयर देना है। तो हमने कहा देखो जो शेयर मार्केट में 80 का चल रहा है वो हम तुम्हें कितने में दे देंगे, 50 में दे देंगे। तो तुम मुझे कितने रुपए दे दो, 50 दे दो, मैं तुम्हें 80 वाला शेयर दे दूंगा। तुम्हें कितने रुपए का फायदा हो जाएगा, 30 का। मुझे कितने का नुकसान हो जाएगा, 30 का। क्लियर है, पक्का? तो अब देखना, हम उससे 50 रुपए लेंगे और उसको शेयर इशू कर देंगे। एंट्री कैसे बनेगी, ए वाली एंट्री में सुधार के बना रहा हूं ऊपर। वो बंदा हमें पैसे देगा तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा देगा बताओगे आप, कितने शेयर्स देंगे हम उसको, और 1 शेयर पे कितना रुपए देगा, तो कितने रुपए जमा करेगा वो, 5 लाख रुपए जमा करेगा। इसके बदले हम उसको शेयर इशू कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करेंगे हम, 10,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से बुक होगी, 10, 80, 50, कितने से बुक होगी कैपिटल, 10, 50 से 80 फेस वैल्यू से होगी। कैपिटल में 10 रुपए जाएंगे, तो आपने 10 वाले 10,000 शेयर इशू कर दिए, मतलब ऐसे शेयर इशू कर दिए जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। लेकिन उन्होंने आपने जो इशू किया इसमें 5 लाख आपने उससे ले लिए, और शेयर कितने वाला है, 80 वाला। आप इसको मार्केट में इशू करते तो कितने में होता है, ये 80 रुपये में इशू होता। तो मैं 2 मिनट के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 10,000 इंटू कितने प्रीमियम पर चल रहा है शेयर, 70 के प्रीमियम पर चल रहा है। आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि लेकिन हमने तो उससे 50 रुपये लिए, तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आंसर मैं समझाता हूँ बात को। अब क्या हो रहा है, आपने एक्सपेंस कितना बुक किया, आपने 10,000 शेयर पर 80 वाला शेयर 50 रुपए में दे दिया, तो कितना खर्च बुक किया आपने, 3 लाख तो आपका खर्च है। तो अल्टीमेटली जो आपने शेयर इशू करे वो 8 लाख के हैं, जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख है 10 रुपए, और प्रीमियम कितने रुपए है, 7 लाख। फेस वैल्यू कितना है, 1 लाख, और प्रीमियम कितना अमाउंट है, 7। तो शेयर की वैल्यू क्या है जो आपने इशू करे, 8 लाख। आपने उनसे पैसे कितने लिए, 5 लाख, और आपको कितना नुकसान हो गया, 3 लाख का आपको नुकसान हो गया। तो जब आप शेयर इशू करेंगे उसको, तो क्या एंट्री करेंगे, आप उससे पहले बोलेंगे कि सुनो पैसे जमा कर दो, ठीक है, तभी हम आपको शेयर देंगे। वो 50 रुपये आपको जमा करेगा। 80 वाला शेयर आप उसको 50 में दोगे तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा, 30 रुपये आपको नुकसान हो जाएगा। 50 रुपये वो दे देगा, 30 रुपये का आपको खर्च बुक करना है, तो कितना हो गया, 80, जिसमें से आप 10 रुपये का शेयर की फेस वैल्यू थी और 70 क्या है उसका प्रीमियम बुक हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बस जो सैलरी वर्ड है वो चूंकि सैलरी के फॉर्म में नहीं पड़ता, सैलरी डिनोट करती है मंथली जो अमाउंट आप पे करते हैं ना एम्प्लॉय को, उनको हम क्या बोलते हैं, सैलरी।
आप किसी पूछोगे कि आपकी सैलरी क्या है तो 12 लाख नहीं बोलेगा, 12 लाख पैकेज कहलाता है। सैलरी पर मंथ काउंट कराई जाती है कि सैलरी का मतलब होता है जो पर मंथ आप पे कर रहे हो। तो इसको हम सैलरी ना बोलें, क्योंकि हो सकता है 1 साल रुकने पर मिलना हो सकता है 2 साल रुकने पर मिलना हो। तो उन्होंने सैलरी की जगह इसका नाम चेंज कर दिया, उससे नाम दिया गया एम्प्लॉई कंपेंसेशन। ठीक है, एम्प्लॉई कंपेंसेशन। तो बस जो सैलरी वर्ड है उसके लिए नाम क्या आ जाएगा, एम्प्लॉई कंपेंसेशन आ जाएगा। और हम उसको कैसे पे कर रहे हैं, शेयर के थ्रू। तो शेयर इशू किया हमने जो कि प्रीमियम पर इशू हुआ, तो एक कंप्लीट एंट्री, पैसे आ गए, हमने खर्चा बुक कर लिया, शेयर दे दिया प्रीमियम पर। ठीक है, और अब जो हमने खर्चा बुक किया एम्प्लॉई कंपेंसेशन का, वो कहाँ चला जाएगा, P&L में चला जाएगा, क्योंकि खर्च तो खर्च है, P&L में तो जाना ही है। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपेंसेशन। ये करेक्ट एंट्री है। अब मैं इसको एक बार बोल देता हूँ। आप जो तनख्वाह दोगे उसकी एंट्री होगी सैलरी टू बैंक और P&L टू सैलरी। बस यहाँ जो आपने तनख्वाह दी वो सैलरी नाम से ना बुक करके किस नाम से बुक कर रहे हैं आप, एम्प्लॉई कंपेंसेशन। तो हो गया एम्प्लॉई कंपेंसेशन टू शेयर कैपिटल टाइप, कि हमने आपका कंपेंसेशन किस तरीके से चुकाया है, शेयर इशू करके चुकाया है। और जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन जो हमारा खर्चा है वो हम कहाँ राइट ऑफ कर देंगे, P&L में राइट ऑफ कर देंगे। तो आप इसका नेचर समझें। नेचर ये है कि जैसे ही आप तनख्वाहें देते हैं और P&L में डालते हैं, वैसे ही आपने यहाँ तनख्वाहें दी लेकिन पर मंथ नहीं दी, तो उसका आपने नाम बदल के क्या रख दिया, एम्प्लॉय कंपेंसेशन। और उसके बदले आपने कैश या बैंक नहीं दिया, उसके बदले आपने क्या इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं। सो कंपेंसेशन इज पेड इन अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो आपने शेयर इशू कर दिया और उसको जो खर्चा आपके ऊपर आया वो आपने कहाँ चार्ज कर दिया, P&L में चार्ज कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्या बात। तो फॉर्मल टर्मिनोलॉजी हमने एक भी यूज़ नहीं करी कि जिस दिन ऑप्शन दिया जाए उसको क्या कहते हैं, जब तक काम करना उसको क्या कहते हैं, तो वो मैं एक बार यूज़ कर दे रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। एंट्री में कोई डाउट हो तो बताएं। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगी अल्टीमेटली, यहाँ क्या एंट्री होगी अल्टीमेटली बताएं ज़रा। जो ऊपर हुई है ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, P&L टू एम्प्लॉई कंपेंसेशन। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है आपको। इसको नोट मत करो, मैं सही तरीके से एग्जांपल लिख के उसको प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करके और लिखवा दे रहा हूँ। बस एक एग्जांपल, तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा और वो खुद तुम सॉल्व कर लेना ताकि तुम्हें वो ठीक से समझ में आए। तुमसे ICI क्वेश्चन क्या पूछेगी, वो तुमसे सैलरी की एंट्री नहीं पूछेगी, वो तुमसे किसकी पूछेगी, ESOP की एंट्री पूछेगी। तो आपको केवल इतना पार्ट उनको बताना है। ये हमने केवल कंपेयर करने के लिए रखा कि सैलरी की एंट्री क्या होती है, उसको हम P&L में डालते हैं। तो आप ESOP इशू करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसको भी हम P&L में डालें। नोट नहीं करना हो तो सच में मत करो, मैं सही और अच्छा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ और आप उसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। और मैं टर्मिनोलॉजी भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं साफ कर दे रहा हूँ, मत लिखो, 2 मिनट में दूसरा एग्जाम्पल बन जाएगा। देखें यहाँ पे, जिस दिन एम्प्लॉय अपॉइंट होता है या जिस दिन हम उसको ऑप्शन देते हैं कि तुम 1 साल रुकोगे या 2 साल रुकोगे तो हम तुम्हें शेयर देंगे, उस डेट को बोला जाता है ग्रांट डेट। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रांट डेट। इस दिन क्या दिया गया है, ऑप्शन ग्रांटेड। क्या ऑप्शन दिया गया उसको कि आप अगर कुछ सालों रुकेंगे, सपोज करो हमने उससे 2 साल का बोला, तो हमने उसको बोला कि अगर तुम 2 साल रुकोगे, ठीक है, तो हम तुम्हें शेयर्स देंगे। तो 2 साल रुकेगा वो, तो हम उसको शेयर देंगे। ईयर 1, ईयर 2, तो जितने साल उसको रुकना पड़ता है ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, उस पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं उसको हम, वेस्टिंग पीरियड। ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, मतलब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब आप इस कंपनी में कितने साल काम कर लें, 2 साल रुककर काम कर लेंगे, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जब ऑप्शन आपके पास आएगा तो आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे,
ठीक है, उन पैसों को हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। तो एक टर्म क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कौन सा प्राइस है, जो अमाउंट पे करके आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा प्राइस है, जो शेयर की एक्चुअल प्राइस है। अब आपने 2 साल रुक गए तो आपका ऑप्शन वेस्ट हो गया। अब आपको क्या एक ही दिन में डिसीजन लेनी पड़ेगी कि मुझे शेयर लेना है या नहीं लेना है। आप डिसीजन ले क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी जेब से पैसे तो लग ही रहे ना, भले 50 रुपये लग रहे हो लेकिन पैसे तो चाहिए ना, अरेंज तो करने पड़ेंगे। तो फिर आपको टाइम दिया जाता है। तो सपोज आपको 6 महीने का टाइम दिया गया कि आप 6 महीने में सोच लो कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं, और जब आपका मन हो तब आप क्या करना, 50 रुपये जमा कर देना और एप्लीकेशन जमा कर देना। सपोज मुझे 10,000 शेयर लेने की राइट है, मेरे पास नहीं है पैसा, मुझे केवल 4,000 शेयर चाहिए, तो क्या मैं 4,000 शेयर ले सकता हूँ, बताएं, ले सकता हूँ। और मुझे 4,000 शेयर के लिए भी पैसे अरेंज करने में टाइम लग रहा है, तो क्या मुझे टाइम मिलेगा, हाँ, तो आपको टाइम मिलेगा, आप उसमें सोच लो, समझ लो क्या करना है। तो कितना टाइम दिया उन्होंने शेयर एक्सरसाइज करने के लिए, 6 महीने। इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। क्या बोलते हैं हम, एक्सरसाइज पीरियड। कितने महीने का है, 6 महीने। वेस्टिंग पीरियड, जब तक आपको रुकना पड़ेगा तब आप ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा। अब आप चाहें तो 6 महीने के अंदर कभी भी पेमेंट करके ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात, टर्म्स क्लियर हैं। जब ऑप्शन दिया जाता है उस डेट को क्या बोला जाता है, ग्रांट डेट। ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन ये है कि 2 साल रुको तो 6 महीने के अंदर आप शेयर ले लें। जो शेयर की सच में वैल्यू चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू। जितने में तुम खरीद सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। जितने साल तुम्हें रुकना है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड। और जो तुम्हें टाइम देंगे हम शेयर खरीदने का उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज पीरियड। ओके, ये डायग्राम बना लो, ये हर जगह यूज़ होगा। मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, एंट्री तुम्हें खुद कर लेनी है। हाँ बोलो। एक्सरसाइज प्राइस ए बार बार चेंज होता है, ए भी बार बार चेंज होती है, लेकिन मैं बताता हूँ अभी। स्टडी के एंगल से सीए फाइनल में पढ़ेंगे, बाकी मैं लॉजिक समझा दूँ, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बेसिक है तुम्हारे सिलेबस में, इसका अच्छा लेवल सीए फाइनल में है ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें सीए फाइनल में गया इसके लेवल का। यहाँ तो बहुत सरल पूछते हैं वो। हाँ, मैं अब भी बता दे रहा हूँ ना, तुमने पूछा।
कोई भी डाउट हो प्लीज़ डिस्कस करना है ना।